मेरे बगल वाले फ्लैट E12 में हर समय शांति रहती थी, कभी भी रोमांच नहीं दिखता था। अरुणा दिन के 9 घंटे फैक्ट्री में सूत काटती, बाकी का समय मेरे घर डस्टिंग, खाना बनाने, बाजार से सौदा सुलफ आदि में बीत जाता। उसके हाथ पैर, मुंह, बाल बनाने का तरीका सब कुछ लड़कों की तरह लगता था। अपने काम से काम रखने वाला मर्दाना खुरदरापन हमेशा झांकता रहता था। जबकि माँ 45 की होने के बावजूद भी आंखों के रास्ते मन में बस जाती थी। कभी कभी समय निकाल कर अरुणा मेरे पास आकर बैठ जाया करती थी। एक बार उसने मुझसे पूछा, आप अपनी कहानियों के जरिए पढ़ने वालों के मन में इतनी हलचल मचा देने वाले पात्र कहाँ से लाते हैं? सच में सब पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह तुम मिर्च मसाले बिना मिलाकर सब्जी और दाल को स्वादिष्ट बनाते हो ना, उसी तरह हम भी रोज़मर्रा के जीवन में से पात्र ढूंढकर एक सुंदर सी कहानी बना लेते हैं। पर मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है। ज़रूर है, बस फ़र्क यह है कि या तो तुम अपनी कहानी सुनाना नहीं चाहती या जानकर भी अनजान बनी हुई हो। क्या है मेरी कहानी? पुश्तैनी जायदाद का मेरा हिस्सा भी बेच बाच कर मेरा भाई अमेरिका जा बसा। वहाँ एक अरबपति की बेटी से शादी कर ली। वो हमें भूल गया, हम उसे भूल गए। अब आप ही बताइए, ये भी कोई कहानी हुई? तुम्हारा भाई यहाँ होता तो उसकी कहानी बनती, लेकिन यहाँ तो तुम अपने भाई के नस्तर चुभे बालों से घायल अपनी माँ को प्यार देकर उनकी ममता का ऋण किस्त दर किस्त चुका रही हो। अपनी विद्या का सदुपयोग करके 4 पैसे कमाती हो। बुरे काम करती तो मैं तुम्हें बुरी लड़की कहता। बस इसी तरह तो कहानी जन्म लेती है। ओ अंकल, आप तो बिल्कुल अपने पेशेवर तरीके पर उतर आए, लेकिन मेरे साथ वो सब कुछ करने के लगे जो आप अपनी कथा के पात्रों के साथ करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और वो सुधाकर जो हर समय तेरे घर के चक्कर लगाता है तो लगाता रहे। एक बार में पूरी बात समझा दी। अब कोई ना समझे तो मैं क्या करूं? जिसके पास पैसा और समय है वही प्यार वार के चक्कर में पड़े। मेरे पास तो ना पैसा है और ना ही समय। सूत काटते काटते शकल मुरझा गई है, उंगलियों के पोर छिल गए हैं। अगर मैं लड़की बनी रही तो माँ की देखभाल कौन करेगा? उन्हीं दिनों अरुणा गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल से लौटकर वो सीधे मेरे घर आई। फिर एक बीमार हंस कर बोली, आपका तो मैंने बहुत खर्च करवा दिया। तनख्वाह मिलते ही आपका पूरा कर्ज उतार दूंगी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। मैं उसे बेटी की तरह प्यार करता था। मैंने शर्मिंदगी से कहा, मैंने नहीं, सारा खर्च सुधाकर ने किया है। जब उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला तो उसने मुझे एक पैसा भी खर्चा करने के लिए नहीं कहा। सुनते ही अरुणा का चेहरा बदरंग हो गया। बोली, इसमें शर्मिंदगी जैसी क्या बात है? मुझे तो आपका आभार मानना चाहिए। वो तो मुझे बताएगा नहीं। आप उससे पूछ कर सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे सुधाकर का कितने पैसे देने हैं। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ पिघल रहा है। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, कैसी लड़की है तू? अब क्रेडिट वाउचर लेकर तू सुधाकर के पैसों का भुगतान करेगी और फिर चैन की सांस लेगी? वो सिर झुकाए बैठी रही। बेटी, मैंने नहीं, प्रकृति ने तेरी कहानी का हिसाब बड़ी तेजी से लिखा है। सुधाकर को चेक देकर उन पर काली स्याही मत फैला। कहीं ऐसा ना हो तेरा व्यवहार तेजाब बनकर अरुणा, दया और ममता की बेल को ही जला डाले। अरुणा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। आप ठीक कहते हैं अंकल, सुधाकर भला आदमी है, हमारी ही फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन जिस प्रकृति की बात आप कर रहे हैं ना, उसी ने अपने निष्ठुर हाथों से सुधाकर जैसे लोगों के प्रति कृतज्ञ होने की क्षमता मुझसे छीन ली है। अरुणा रोने को हो आई। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। अरुणा बहुत दिनों से मेरे पास नहीं आई। रानी से पूछने पर पता चला बीमारी के कारण वो पेंडिंग काम को निपटाने में लगी रहती है। इसी कारण से वो रोज़ देर से घर आती है। उस दिन दशहरा था। पाठकों के लिए नई कहानी लिखने के लिए मैं हमेशा हर दशहरे पर नया पेन खरीदा करता था। उस दिन भी मैं पेन खरीद कर दुकान से बाहर निकल रहा था। तभी मैंने सुधाकर के साथ अरुणा को बाहर निकलते देखा। मन खुशी से भर उठा। घर लौटकर मैंने फ़ोन मिलाकर अरुणा को बुलाया। अपने बने बनाए नियम के अनुसार वो चौके में जाकर 2 कप चाय बना लाई। फिर बोली, अंकल, उस दिन आपने कहा था ना कि ज़िंदगी के बही खाते में लेनदारी और देनदारी जैसा कुछ नहीं होता। शुक्र है तुझे कुछ तो समझ में आया। अरुणा की खुशी एकदम काफूर हो गई। अंकल,
वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। तो फिर छिपाती क्यों है? अपनी माँ को तो देखा है ना, उम्र 40-45 से ऊपर नहीं है, लेकिन उनका मन 70-80 से भी ऊपर है। हमेशा सहमी सहमी रहती हैं। दिन में तो कुछ नहीं कहती, लेकिन रात में अक्सर बुदबुदाया करती हैं, अरु बिटिया मुझे घर से मत निकालना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। माँ मेरे बड़े भाई अमित को बहुत प्यार करती थी, मुझसे हमेशा नाराज रहती थी। कहती थी जन्म लेते ही अपने पिता को खा गई। अमित पढ़ने में बहुत होशियार था, उसको इंजीनियरिंग और फिर एमबीए करवाने में माँ ने अपना सब कुछ लगा दिया। नौकरी मिलते ही अमित ने अपना वीज़ा बनवाया और अमेरिका चला गया। वहीं एक अमेरिकी लड़की से शादी भी कर ली। कुछ समय बाद अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद अमित ने टिकट भेजकर हमें भी बुलवा लिया। माँ शुरू से ही भैया भाभी के साथ रहना नहीं चाह रही थी। बाद में मैंने भी महसूस किया कि हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मैं ही तो उन्हें ज़बरदस्ती अमेरिका ले गई। ऐसी हालत में मैं ज़्यादा कह भी क्या सकती थी। भैया भाभी डब्बों में बंद उलूल जुलूल खाना खाते, रात में खूब नाचते गाते। हर दिन ये धमा चौकड़ी देखकर माँ को हिस्टीरिया के रोगी की तरह चक्कर आने लगते। एक रात तो हद ही हो गई। भाभी के निग्रो दोस्त रॉबर्ट ने दोनों हाथों से माँ को दबोच लिया। 6 फुट के हफ्सी की बाहों में माँ परकटे पक्षी की तरह छटपटा रही थी और वो बेशर्मी से हंस रहा था। मैं इस हसीना को नहीं छोड़ूंगा, कल चाहे तुम लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देना। माँ की रक्षा करने के बजाय भैया भाभी और उनके दोस्त तालियां बजा बजा कर हंस रहे थे। दूसरे के दर्द पर इतनी खुशी मैंने उस दिन पहली बार देखी। मैंने आओ देखा न ताओ मेज पर पड़ा पीतल का गुलदस्ता उठाकर उस हफ्सी के सिर पर दे मारा। उसके माथे से खून की धारा फूट पड़ी और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद अमित ने हमें दिल्ली के 2 टिकट पकड़ाए और $500 देकर हमेशा हमेशा के लिए हमसे रिश्ता तोड़ लिया। मैं अस्तब था। मैंने उससे कहा, असल जीवन के पात्र कहानियों के पात्रों से कहीं ज़्यादा पेचीदा होते हैं। अपनी पत्नी के दोस्त द्वारा अपनी माँ का बलात्कार करवाना तो हैवानियत है जी। इसीलिए अब आजीवन माँ का संरक्षक बनकर जीना ही मेरी नियति है। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे और सुधाकर के साथ नहीं रह सकती? कहता तो सुधाकर भी यही है, पर मेरा मन नहीं मानता। जब अपनी ही कोख जाई संतान, जिसकी खातिर माँ ने अपनी जेब का आखिरी सिक्का तक खर्च कर डाला, वो अपनी माँ को संभाल नहीं पाया, तो सुधाकर तो पराया खून है। मुझे ऐसा लगा जैसे गले तक बना स्वेटर किसी ने उधेड़ कर रख दिया हो। इसके बाद और कई महीने बीत गए। एक शाम मैं पार्क में घूम रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे पुकारा, भाई साहब। मैंने मुड़कर उस व्यक्ति को देखा। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। सहसा मेरे मुंह से निकला, विनोद तुम? रामानंद के छोटे भाई हो ना तुम? ठीक पहचाना अंकल आपने। इसके बाद विनोद मुझे अपने घर ले गया। वहीं शाम की चाय और खाना भी खाया। रामानंद और मैं पक्के दोस्त थे। उसने पुलिस की नौकरी की और मैंने टीचिंग को अपनाया। विनोद ने बताया कि डाकुओं के साथ मुठभेड़ में रामानंद मारा गया। भैया की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के 2 साल बाद भाभी भी चल बसी। तब उनके दोनों बेटों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तब तक मेरी उम्र 50 साल हो गई, लेकिन अपनी शादी ब्याह की तरफ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने लंदन में 3 साल तक काम किया। बढ़िया नौकरी थी। 10,000 पाउंड मासिक, रहना खाना कार वगैरह का खर्च सब कंपनी उठाती थी। इतने सारे रुपयों का मैं क्या करता? सोचा दिल्ली आकर बुढ़ापा अपने भतीजे भतीजी के साथ काट लूँगा। पर यहाँ आकर पता चला सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। मेरे लिए किसी के पास समय नहीं है। यहाँ कोई काम शुरू किया, अब कमा कर क्या करूँगा भाई साहब? जितनी राशि बैंक में पड़ी है उसके ब्याज से ही मेरा खर्च निकल जाता है। मेरी दिल्ली तमन्ना है कि मरने के बाद मेरी संपत्ति को दान में दे दिया जाए। मेरी बात मानोगे? बिल्कुल, ज़िंदगी के हर फैसले पर 100% मानूंगा। अगले दिन मैं अरुणा के घर गया। रानी मिली। अरुणा फैक्ट्री गई हुई थी। मैंने कहा, देखो बहन, मेरी उम्र 73 वर्ष है। आज हूँ कल न भी हूँ। उम्र का लिहाज करते हुए एक बात कह रहा हूँ। कहिए, आपने कभी अरुणा की शादी के बारे में सोचा है? मगर वो मेरी सुनती कहाँ है। उसे आपकी हर समय चिंता रहती है। कहती है, अगर मैंने शादी कर ली तो माँ का क्या होगा? रानी चुप रही। मैंने पूछा,
वैसे आपको सुधाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लड़का है। मतलब अरुणा के लायक? जी बिल्कुल। अरुणा अपनी गृहस्थी बसाए उसके लिए एक त्याग कर सकती हैं। इस काम के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। कल मेरे साथ कचहरी चलिएगा। वादा करिए, जो मैं कहूँ करिएगा, वरना अरुणा जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। रानी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, वादा। उस दिन शाम को मैंने विनोद को फ़ोन पर कहा कि वो दोपहर के कुलश्रेष्ठ वकील के चैम्बर में आकर मुझसे मिले। वादे के मुताबिक विनोद चैम्बर में पहुंचा तो मैंने उसके सामने सिविल मैरिज का प्रार्थना पत्र रख दिया और कहा, इस पर साइन करो। किसकी शादी करवा रहे हैं? तुम्हारी। किसके साथ? मैंने रानी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, रानी के साथ। प्रार्थना पत्र पर मैंने इसके हस्ताक्षर भी ले लिए हैं। ये आपका हुक्म है? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगे। अरुणा को इस सब की कानो कान खबर नहीं हुई। विनोद और रानी 1 महीने बाद विधिवत पति पत्नी बन गए। मैंने रानी से कहा, तुम अपने फ्लैट 12 जाओगी और विनोद तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओगे। मैंने सब तय कर रखा है। 3 दिन बाद हमें यानी तुम दोनों को अरुणा का कन्यादान करना है। विदाई के समय मैंने अरुणा को गले लगाते हुए कहा, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे लिए बनाने वाले ने कोई कहानी नहीं बनाई। अब बताओ, कहानी बनी कि नहीं? अरुणा हाँ में सिर हिलाते हुए हंस दी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।